जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आईपैक के दफ्तर पर ईडी की रेड को लेकर ममता बनर्जी ने जो तमाशा खड़ा किया है, जो हंगामा मचाया है, अब ममता बनर्जी उसमें बुरी तरह फंस गई हैं। और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के नेता भी परेशान हैं कि अब इस तमाशे का परिणाम क्या होगा। आनन फानन में अपने कई राज छुपाने के लिए, कई चीजें छुपाने के लिए ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर तो पहुंच गई, डिवाइस तो उठा ली और जो चीजें कभी बैकडोर से की जाती हैं वो सामने से करने लगी। तो मजबूरी तो समझ आती है कि ऐसा कुछ था जो सबसे छुपाना था, लेकिन अब जो उन्होंने सरेआम किया है उसका नतीजा क्या होगा। और इसी की उधेड़ बुन में इनकी पार्टी लगी हुई है, क्योंकि ईडी तो रुकने वाली नहीं है। कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, पर ईडी ने आगे की भी अब तैयारी कर ली है और सीधे सीधे गृह मंत्रालय से इसकी चर्चा चल रही है। ममता बनर्जी की पार्टी अब इस उधेड़-बुन में है, ये जानने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब इसके परिणाम नतीजे क्या होंगे। सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि राजनीतिक नतीजे भी क्या होंगे, क्योंकि कोशिश तो उन्होंने पूरी की वीरवार को और शुक्रवार के दिन कि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी को रोका जाए। और इसके लिए एक एफआईआर भी इन्होंने दर्ज कराई ईडी के खिलाफ की चोरी करके ले गए हैं दस्तावेज। लेकिन यह मामला इनके चोरी से कहीं आगे बढ़ गया है और ईडी ने जिन दो मामलों में ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका डाली है, ममता बनर्जी उससे बच नहीं सकती है। कुछ दिनों की मोहलत जरूर मिल सकती है, लेकिन बच नहीं सकती है। इनकी पार्टी में दिन भर रात भर मीटिंग्स हो रही है, चर्चा चल रही है। चुनावी रणनीति से ज्यादा अब ये बात हो रही है कि अब इस मामले का आगे क्या होगा और इसमें ईडी कहां तक जा सकती है और लोग इसे कैसे ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो ममता बनर्जी ने किया आईपैक के दफ्तर पर, एक कोयला तस्करी के मामले में, हवाला कारोबार के मामले में छापा पड़ा, प्रतीक जैन के घर पर छापा पड़ा और ममता बनर्जी प्रतीक जैन का मोबाइल, प्रतीक जैन का लैपटॉप और कागज छुपा कर ले गई, उठा कर ले गई वहां से। तो उन लोग इतने मूर्ख तो है नहीं कि वो ये ना समझे कि छापा आईपैक पर था, फोन प्रतीक जैन का था और ममता बनर्जी क्यों इतनी परेशान थी। आपको अपने कैंडिडेट की लिस्ट, अपनी रणनीति की चिंता थी, वो तो आपके अपने ऑफिस में होगा, आपके मुख्यमंत्री के दफ्तर में हो सकता है, पार्टी के दफ्तर में हो सकता है। प्रतीक जैन के मोबाइल में क्या था कि जो ममता बनर्जी को डर लग रहा था। ये शुरुआती जो आपाधापी होती है उसमें आप लोगों को थोड़ा उलझन में रख सकते हैं, लेकिन जब चीजें छटती हैं, जब मामले कोर्ट में जाते हैं, जब ये निकल कर सामने आता है कि आखिर किस मामले की छानबीन हो रही थी, जब लोग ये जानने लगते हैं तो ये भी सामने आता है कि क्या छुपाया जा रहा था। और यही जानने से रोकने के लिए ममता बनर्जी चिल्ला रही हैं, हंगामा कर रही हैं, क्योंकि मामला देखिए कोयला तस्करी का है। थोड़ा सा इस मामले के बारे में जानिए। अनूप माझी और उसके अन्य सहयोगी, अनूप माझी का एक नाम लाला भी है, ये लोग कोयला तस्कर हैं और ईस्टर्न कोलफील्ड से, पश्चिम बंगाल से ये लोग कोयले की तस्करी करते हैं, अवैध तरीके से खनन करते हैं, फिर उसकी तस्करी करते हैं और वहीं पर ही कई फैक्ट्रियों में ये कोयला बेचा जाता है। अब इससे जो अवैध पैसा आता है उसको हवाला कारोबार के जरिए ट्रांसफर किया गया, जिसमें आरोप ये भी है और ईडी को सबूत मिले हैं कि आईपैक को हवाला कारोबार के जरिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आईपैक के साथ लेन देन हुआ है। और इसके लिए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी इस मामले में, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये रेड डाली थी। अब इसको रोकना क्यों चाहती है ममता बनर्जी? ये तो रेड कोयला तस्करी की है, क्या इनकी पार्टी इससे जुड़ी हुई है? क्या ये फंड इधर भी पहुंचा है? अब सवाल तो कई खड़े होते हैं और ये सवाल दब जाए इसलिए इन्होंने क्या किया कि शुक्रवार को हंगामा किया। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर इनके 10-11 सांसद पहुंच गए, जिनमें महुआ मोइत्रा भी थी। वहीं बैठे रहे, सुबह हंगामा किया, फिर हिरासत में लिए गए। फिर जब हिरासत में लिए गए तो चुपचाप वहां से निकल गए। यहाँ कोलकाता में इन्होंने हंगामा किया, प्रोटेस्ट करते रहे। हालांकि इनके विरोध में बीजेपी ने भी हंगामा किया, क्योंकि ये तो तानाशाही कर रही है। इनकी तानाशाही पूरे बंगाल ने देखी है कि आप मुख्यमंत्री हैं, कानून का पालन करना चाहिए और आप ये हाल कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी पूरी कोशिश करती रही कि मैं इस मामले को राजनीतिक मामला बनाऊं ताकि कोयला तस्करी वाली बात छुप जाए, लोगों तक ये ना पहुंचे। राजनीतिक मामला समझे कि ईडी आई थी कुछ राजनीतिक मामले के तहत, लेकिन मामला कोयला तस्करी का है। और ये अब जब ईडी पहुंची है कोर्ट में तो इसकी और परतें खुलेंगी। और ईडी ने सीधे ममता बनर्जी को टारगेट किया है, क्योंकि उन्होंने दो चीजों का उल्लंघन किया है। जैसा ईडी ने अपनी याचिका में लिखा है, एक, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, जांच में बाधा डालना, दूसरा सबूत मिटाने की कोशिश।
अभी दोनों मामलों को लेकर ईडी एफआईआर करना चाहती है ममता बनर्जी पर, और इसीलिए इस मामले में रिट याचिका दायर की गई हाई कोर्ट में। हालांकि अब हाई कोर्ट में भी खूब खेल चला है। ममता बनर्जी का शासन है, ममता बनर्जी की पुलिस है, ममता बनर्जी की तानाशाही है, तो कोर्ट में भी इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट में भीड़ भाड़ ऐसी कर दी गई, जिसके बाद जो जज हैं शुभ्रा घोष वहां पर आई थी, सुनवाई की कोशिश की गई, लेकिन इतनी भीड़ थी, उन्होंने बोला भी कि लोग निकले, लेकिन लोग बाहर नहीं निकले और उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। पर इसमें भी एक देखिए, शुभ्रा घोष जो जज हैं, उन्होंने 14 तारीख की डेट डाल दी, जबकि ये अर्जेंट हियरिंग का मामला है और उसमें 14 तारीख की डेट डाल दी गई है। शनिवार इतवार छुट्टी भी होती है, तो लेकिन कुछ मामले अपवाद हो सकते हैं, उनके लिए सुनवाई की जा सकती है। 13 तारीख की भी डेट दी जा सकती थी, 13 तारीख क्या 12 तारीख की आप सोमवार की डेट दी जा सकती थी, क्योंकि मामला अर्जेंट था, मामला अराजकता का है, मामला तानाशाही का है, और फिर इसमें तस्करी के दस्तावेज गायब होने का भी है, हवाला कारोबार के दस्तावेज गायब होने का भी है। लेकिन इसे 14 तारीख के लिए टाल दिया गया, जैसे कि इस मामले की कोई अहमियत ही ना हो। फिर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल के पास अपनी याचिका लेकर गए। उन्होंने कहा कि इसमें अर्जेंट हियरिंग की जरूरत है, इस मामले को 14 तारीख तक नहीं टाला जा सकता। लेकिन चीफ जस्टिस ने भी, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी इसमें दखल देने से इनकार कर दिया कि इसका ऑर्डर पास हो चुका है तो दखल नहीं दिया जा सकता है। अब ये बहुत हैरानी करने वाली बात है, हैरानी की बात है कि इस मामले की गंभीरता को ही नहीं समझा जा रहा है, जबकि यहाँ तो ऐसी स्थितियां आई हैं, गुजरात में ऐसी स्थितियां आई है कि आतंकवादियों को बेल देने के लिए आधी रात में कोर्ट बैठ गई, सुप्रीम कोर्ट बैठ गई। यहाँ तक कि यहाँ पर आतंकियों के समर्थकों को, उनके सिंपैथाइजर को बेल देने के लिए यहाँ पर बेंच बदल गई। एक बेंच ने अगर जमानत रोक दी तो दूसरी बेंच बना दी ताकि वो जमानत दे दे। यहाँ तो आधी आधी रात को ड्रामा हुआ है। लेकिन जब ईडी जैसी जांच संस्थाएं हैं जो कि ये ऐसे अपराधियों को पकड़ती है जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि गलत काम ना हो, उनका सहयोग करने के लिए, और इतनी गलत चीजें जो मीडिया के सामने हो रही हैं उसके लिए कोई अर्जेंट हियरिंग नहीं हो रही है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और पश्चिम बंगाल की स्थिति भी दिखाता है कि वहां पर ममता बनर्जी टीएमसी, वहां पर क्या हाल है और कहां तक ये लोग मामले को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ईडी भी यहीं रुकने वाली नहीं है और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ईडी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, क्योंकि 14 तारीख तक रुकने का कोई वजह नहीं बनती है। ईडी इसके लिए अर्जेंट हियरिंग की मांग करेगी, क्योंकि देखिए ये एक, जो ईडी का भी कहना है कि एक ऐसा उदाहरण है कि ममता बनर्जी ने किया, और अगर ममता बनर्जी को इसकी सजा नहीं मिलती है तो फिर तो ये आम चलन हो जाएगा, पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, पिटारा खुल जाएगा कि कल को पंजाब में जाएंगे रेड करने तो वहां पंजाब के सीएम आएंगे, दस्तावेज उठा के ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनके खिलाफ। कल को कर्नाटक में जाएंगे, वहां पे सीएम आएंगे, दस्तावेज उठा कर ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तेलंगाना में, केरल में, तमिलनाडु में, यहाँ पर जहां पर भी ऐसे, जो जहां पर बीजेपी सरकार नहीं है, जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पर ये हो सकता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मामला टल जाएगा 4-5 दिनों के लिए या उसके बाद भी। और जो कागज गायब हुए हैं, जो डिवाइसेस गायब हुई हैं, उनका सफाया कर दिया जाएगा। तो ये तो बहुत गलत उदाहरण बन रहा है। एक मुख्यमंत्री का रेड के समय आना एक अलग बात होती है, लेकिन रेड में दखल देना, अधिकारियों को यहां तक कहा गया है कि जो ईडी के 3 अधिकारी वहां मौजूद थे, उनको धमकी तक दी गई है कि आप इस यहाँ पर कुछ बरामद नहीं हुआ है ये लिखें, वरना तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसी तक सूत्रों से खबरें सामने आई है। वहां पर सीआरपीएफ के मुश्किल से 6-7 जवान थे, क्योंकि ये हो जाएगा अंदाजा नहीं था कि पूरी पुलिस लाव लश्कर लेकर ममता बनर्जी पहुंच जाएंगी और ऊपर से कागज और डिवाइसेस उठाकर ले जाएंगी। तो ये तो बहुत गंभीर मामला बनता है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कर रही है, तो आगे दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक उदाहरण बन जाएगा कि जो मर्जी करो। जांच एजेंसियों का मतलब क्या है? फिर ये सरकारी काम में जांच में बाधा डालने वाले कानून का मतलब क्या है? फिर जांच एजेंसियों को आप इस तरह बांध देंगे और फिर कहेंगे कि जी नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग रोके, तस्करी रोके, गलत काम रोके। कैसे रोकेंगी जब मुख्यमंत्री तक दखल देंगे? आज तो आईपैक क्या है? एक कंपनी है, एक कंपनी के दफ्तर पर छापा पड़ रहा था। ममता बनर्जी एक उनकी क्लाइंट है, उनके तो और भी कई क्लाइंट हैं। तो प्रतीक जैन क्या है? आपके आईटी विभाग के प्रमुख है, लेकिन मोबाइल उनका क्या सिर्फ आप तक सीमित है? उनके मोबाइल में क्या सिर्फ आप ही की जानकारियां हैं? तो ममता बनर्जी की एक तो बौखलाहट ये दिखती है कि कहीं ना कहीं इनकी पार्टी का कुछ ना कुछ जरूर जुड़ा हुआ है, जो ये डर रही थी कि वहां ईडी के हाथ न लग जाए। और ये कोई राजनीतिक मामला नहीं। प्रतीक जैन के घर पर आपके कैंडिडेट की लिस्ट नहीं पड़ी है। प्रतीक जैन के घर पर आपकी रणनीति क्यों पड़ी होगी?
और अगर आपको लगता भी है कि ये ले गए थे तो फिर आप कानूनी रास्ता अपना सकती थी, लेकिन आप ईडी को कार्रवाई से नहीं रोक सकती हैं। और यही बात अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि इसे एक गलत उदाहरण पैदा हो रहा है, और अगर इसे टाला गया तो कल को फिर इसको कई और दूसरे राज्यों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए इसके लिए एक सख्त उदाहरण, एक सख्त यहाँ पर आदेश देना होगा, जिससे ममता बनर्जी को सजा मिल सके कि उन्होंने गलत काम किया है। और इसके लिए एफआईआर की मांग हो रही है, और ममता बनर्जी इसको अब रोक नहीं सकती है। इसीलिए वकीलों की भी फौज लगाई गई है। इनकी पार्टी इस पर खंगाल रही है कि ईडी कहां तक जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है इस मामले में, एफआईआर अगर होगी तो जांच किस तरह आगे बढ़ सकती है, क्या कोई तुरंत गिरफ्तारी भी हो सकती है, समन देके बुलाया जा सकता है ममता बनर्जी को। तो ये इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही इसके राजनीतिक परिणाम भी देख रहे हैं कि जनता इसे किस तरह ले रही है। हम इसे अगर इसको घुसपैठियों से भी हटाने का एक कारण बना सके, घुसपैठियों की जो चर्चा हो रही है, ममता बनर्जी बदनाम हो रही है, क्या इसको शिफ्ट किया जा सकता है, क्या इससे कुछ सिंपैथी मिल सकती है, या आगे मामला बढ़ेगा तो क्या ये ममता बनर्जी के खिलाफ ही जाने वाला है कि ममता बनर्जी खुद कानून का उल्लंघन कर रही है और कोयला तस्करी जैसे मामले में कुछ पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, या अगर कुछ और निकल कर आ गया इनकी पार्टी को लेकर तो उसके क्या असर इनके ऊपर चुनाव में हो सकता है। तो अभी इसी उधेड़-बुन में लगे हैं। अभिषेक बनर्जी कहाँ प्रचार कर रहे थे, अब इसी पर सोचने में और इसी की मीटिंग में लगे हुए हैं। और लेकिन ये इन्हें कुछ दिनों के लिए टाल सकती है, हमेशा के लिए नहीं टाल सकती है, ज्यादा दिनों के लिए भी नहीं टाल सकती है। और ममता बनर्जी इसमें जरूर फंसेंगी, क्योंकि कुछ जरूर ये दस्तावेज ले गई हैं, लेकिन ईडी के हाथ भी बहुत कुछ लगा है, पहले से भी है और भी लगा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़े तो और छापे पड़ जाए। तो ममता बनर्जी इसमें कानूनी तौर पर और राजनीतिक तौर पर दोनों तरह से फंसने वाली है। मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और परतें खुलेंगी तो टीएमसी की भी और हकीकत निकलकर सामने आएगी और ममता बनर्जी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।